जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, शेर हो या हिरन, वेलकम। भागना तो पड़ेगा। तो बात करते हैं आगे की। लास्ट की जो दो वीडियो मैंने मॉडर्न फिजिक्स के यूनिट में आपको दी हैं, उन दो वीडियोज़ में हमने ये जाना है कि लेज़र से रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं, क्या उनकी डेफिनेशंस होती हैं, उनको हमने एक्सप्लेन किया था पिछली दो वीडियोज़ में। अब आज का जो हमारा वीडियो है, आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे लेज़र। ठीक है, तो लेज़र के टाइप शुरू करेंगे और हम लोगों के सिलेबस में दो लेज़र हैं, हीलियम नियॉन लेज़र और रूबी लेज़र। इन दोनों की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इन दोनों की वर्किंग क्या होती है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस, है ना, और बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लेज़र की। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया है लेज़र का। तो लेज़र ये एक वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है, उस वर्ड का नाम होता है लाइट। एल मतलब लाइट, ए मतलब एम्प्लीफिकेशन, एस मतलब स्टिमुलेटेड, ई मतलब इमिशन और आर मतलब रेडिएशन। लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो हिंदी में इसका मतलब होता है कि विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। एम्प्लीफिकेशन या प्रवर्धन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना। ठीक है, जैसे लाइट अभी हमारी इंटेंसिटी मान लो 5 वाट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी, उसको हमने बढ़ा के 10 वाट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी कर दिया, तो ये हो गया उसका एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का जस्ट सिंपल मीनिंग कि हम किसी चीज को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है लेजर, क्या है, लेजर एक ऐसी डिवाइस होती है जिस डिवाइस के अंदर लाइट इमिट होती है बाय द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। ये उस लाइट की इंटेंसिटी को एम्प्लीफाई करता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था आपको पिछली वीडियो में कि जो लेजर से लाइट इमिट होती है उस लाइट की अपनी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अगर हम बात करें सिंपल, जो हमारे पास साधारण प्रकाश की बात करें या हम ऑर्डिनरी लाइट की बात करें, तो ऑर्डिनरी लाइट के हमारे पास कोई यूज है नहीं। ऑर्डिनरी लाइट का यूज सिर्फ ये है कि जब अंधेरा हो तो हम उजाला कर लेते हैं। बट जो लेजर की लाइट है, उस लेजर की लाइट की स्पेशल प्रॉपर्टीज की वजह से हमारे पास लेजर के जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं in the field of medical, in the field of engineering, in the field of research, in the field of industry, in the field of military also, in the field of defense also. So there are lots of application of lasers because of the special characteristics of laser light. ठीक है, there are lots of application in metrology also. तो most of the fields today, in the most of the fields there are wide applications of laser. तो हम लेजर के एप्लीकेशंस तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझें कि लेजर से जो लाइट इमिट होती है उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर लाइट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर लाइट, सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को बताई थी पिछली वीडियो में कि इसकी जो लाइट होती है, दिस इज वेरी इंटेंस
लाइट प्रोड्यूस करता है, पहली बात तो वेरी इंटेंस लाइट। दूसरी बात क्या है, कंप्लीटली कोहेरेंट होती है, कंप्लीटली कोहेरेंट। कोहेरेंट हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे क्लास में, जब हमने यूनिट शुरू की थी, जो हमने जो यूनिट पढ़ी थी, फर्स्ट यूनिट वेव मोशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन भी पढ़ा था वेव ऑप्टिक्स में। जहाँ पर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था वहाँ पर हमने चर्चा की थी कोहेरेंट की, फर्स्ट यूनिट में भी हमने चर्चा की थी कोहेरेंट की। तो ये वही कोहेरेंट है जो वहाँ पर हमने पढ़ा था। तो कंप्लीटली कोहेरेंट होती है। तीसरी बात क्या होती है कि ये हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है, हाईली मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक ही कलर, एक ही तरंग दैर्घ्य, एक ही वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी, ठीक है। चौथी बात क्या होती है कि यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब इसकी जो लाइट चलती है, लेजर की जो लाइट है, अगर हम गौर करें, हमने पोलराइजेशन पढ़ाया था तो हमने एक बात बताई थी कि ऑर्डिनरी जो लाइट होती है उसका स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जब किसी सोर्स से लाइट एमिट होती है तो उस सोर्स के चारों डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। बट लेजर से जो लाइट एमिट होती है, लेजर से जो लाइट एमिट होगी वो केवल एक डायरेक्शन में जाएगी पूरी की पूरी लाइट, तो इसलिए ये हाईली यूनिडायरेक्शनल होती है। तो इन चार करेक्टरिस्टिक्स की वजह से, लेजर की लाइट की इन चार करेक्टरिस्टिक्स की वजह से लेजर हैज वाइड एप्लीकेशंस इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड टुडे। तो ये हमें प्रॉपर्टी इसकी बस जाननी थी क्या होगा। अब हम बात करते हैं अपने लेजर्स की कि लेजर क्या है, ठीक है, और इस लेजर के अंदर किस तरह से लाइट एमिट होती है। तो मैं आपको एक ब्रीफ जो है पहले एक्सप्लेनेशन देता हूँ। चाहे लेजर किसी भी तरह का हो, उन सब में प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है। तो मैं अब लेजर का प्रोसेस आप लोगों को बता देता हूँ क्या होता है। तो लेजर से लाइट एमिट करने के लिए हमारे पास कुछ जरूरी चीजें जो होती हैं, तो उसमें से पहली जरूरी चीज होती है हमारे पास एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम मतलब कार्यकारी पदार्थ, या हम इसको दूसरे शब्दों में बोल दें गेन मीडियम, यानी कि एक ऐसा मटेरियल, ऐसा मीडियम हमारे पास होना चाहिए जिसके अंदर लेजर की लाइट, लेजर का जो एक्शन हो सकते हैं। दूसरी बात हमें चाहिए होती है रेजोनेंट कैविटी। रेजोनेंट कैविटी, रेजोनेंट कैविटी क्या है? रेजोनेंट कैविटी ये रेजोनेंट कैविटी इज द अरेंजमेंट ऑफ मिरर्स। और मिरर्स का अरेंजमेंट इसलिए बनाते हैं हम, दो मिरर रखे होते हैं एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए, ताकि जो लाइट एमिट हो रही है, हमारे जो मीडियम के अंदर लाइट एमिट हो रही है, वो लाइट अभी कुछ देर उस मीडियम में ही रह सके। क्योंकि लाइट एमिट होने के तुरंत बाद अगर मीडियम से चले जाएगी तो हमारी जो इंटेंसिटी है वो बिल्डअप नहीं हो पाएगी, यानी कि एम्प्लीफिकेशन लाइट का नहीं हो पाएगा। तो उस लाइट को ट्रैप करने के लिए कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं कि जो मीडियम होता है हमारा, जो भी एक्टिव मीडियम है, उस एक्टिव मीडियम को दो मिरर्स के बीच में रख देते हैं, ताकि जो भी लाइट एमिट होती है वो उन मिरर से टकरा के रिफ्लेक्शन उसका वहीं होता रहे उसी मीडियम में। जब तक उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा ना हो जाए तब तक वो हमारी जो लाइट है उस मीडियम से बाहर ना आ पाए। इसलिए हमें बनानी पड़ती है रेजोनेंट कैविटी। असल में रेजोनेंट कैविटी का मकसद ये होता है कि हमें जो फोटोन एमिट हो रहे हैं वो फोटोन क्या कर रहे हैं, उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? जो चीज़ वाइब्रेट कर रही होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे भी हमारे क्या है, फोटोन वाइब्रेट कर रहे हैं मीडियम के अंदर, उन फोटोन्स के वाइब्रेशंस को हमें रेजोनेंस कंडीशन में पहुँचाना है। रेजोनेंस मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल हार्मोनिक मोशन में। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस ऐसी कंडीशन है जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, फोर्स फ्रीक्वेंसी और किसी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन का वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो एम्पलीट्यूड है, हमारे जो फोटोन एमिट हो रहे हैं, जो लाइट एमिट हो रही है लेजर के अंदर, उस लाइट का एम्पलीट्यूड हमें बढ़ाना है, जिसके लिए हमें कैविटी बनानी पड़ती है मिरर का यूज करके। और उस कैविटी के अंदर रेजोनेंस कराई जाती है उसके ऑसिलेशंस की। ऑसिलेशन किसके? जो फोटोन एमिट हो रहे हैं। वहाँ पर हम जब हायर स्टडी में इस चीज़ को पढ़ते हैं, अभी तो हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है, तो हम वहाँ पर उनको फोटोन नहीं बोलते हैं, वहाँ पर उनको हम ऑसिलेशंस ही बोलते हैं।
ठीक है। तो जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं लाइट के, उन ऑसिलेशंस को रेजोनेंस कराने के लिए रेजोनेंस कैविटी बनानी पड़ती है इसके अंदर। तीसरी जो बात है हमारे पास, तीसरी बात है कि हमारे पास एक पंपिंग सोर्स होना चाहिए। पंपिंग सोर्स, ये पंपिंग सोर्स का काम क्या होता है? पंपिंग सोर्स का काम होता है कि जो हमारे ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट्स में या ऊपर की स्टेट्सों में पहुंचाने का काम होता है, जैसा कि मैंने आपको पंपिंग वाले हेडिंग में बताया था। ठीक है, तो ये पंपिंग सोर्स, तो ये मेन 3 चीज हमारे पास लेजर के अंदर होनी चाहिए। एक्टिव मीडियम होना चाहिए, रेजोनेंट कैविटी होना चाहिए और पंपिंग सोर्स होना चाहिए। बेसिकली सारे लेजर्स की क्या कंस्ट्रक्शन रहती है? कंस्ट्रक्शन मतलब उनकी संरचना क्या रहती है? संरचना ये रहती है कि भाई मिरर का यूज करके हम रेजोनेंट कैविटी बनाते हैं। ये कैविटी बहुत सारी तरह की होती हैं, उससे हमें कोई अभी मतलब नहीं है। उस रेजोनेंट कैविटी के बीच में हम एक्टिव मीडियम को रखते हैं। इस एक्टिव मीडियम को इस पंपिंग सोर्स की हेल्प से हम पंप करते हैं, यानी पंप करने का मतलब है इस सोर्स की वजह से हम इस मीडियम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उस एनर्जी की हेल्प से क्या होता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो हमारे ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपर स्टेट में जाते हैं, और जब अपर स्टेट से लोअर स्टेट्स में लौट के आते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें सबसे पहले पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन बनानी पड़ती है। और जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन बनती है, स्टिमुलेटेड इमिशन स्टार्ट होता है। और जैसा मैंने स्टिमुलेटेड इमिशन में बताया था आपको कि स्टिमुलेटेड इमिशन अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई। ये समझ लीजिए, आपके 2 के बदले 4, 4 के बदले 8, 8 के बदले 16, बहुत तेजी से नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करता है। बहुत तेजी से हम रेजोनेंस कंडीशन में पहुंच जाते हैं और हमें एक बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट मिल जाती है मीडियम से। ठीक, तो ये वर्किंग और कंस्ट्रक्शन रहती है सारे लेजर्स की। अब हम बात करते हैं लेजर्स के टाइप्स की, और एक एक करके हम उन लेजर्स को देखते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन और क्या वर्किंग उनकी है। तो लेजर के जो टाइप्स हैं, लेजर टाइप्स डिपेंड करता है जो एक्टिव मीडियम हमने यूज किया है। तो डिपेंडिंग ऑन द एक्टिव मीडियम देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लेजर। जैसे अगर हमारे पास एक्टिव मीडियम सॉलिड स्टेट है कोई, यानी कि सॉलिड मीडियम है कोई, जैसे हमारे पास कोई क्रिस्टल है, उससे हम लेजर मीडियम बना रहे हैं, तो हमारे पास जो लेजर होंगे उन लेजर्स का नाम दे दिया जाएगा सॉलिड स्टेट लेजर्स। ठीक है, यानी ठोस अवस्था के लेजर हो गए। दूसरी बात, अगर हमारे पास एक्टिव मीडियम कोई गैस है, हीलियम नियोन गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, और आर्गन हो सकती है, क्रिप्टन हो सकती है, तो जितनी भी गैसेस हमारे पास जो नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं, उन गैसेस का मोस्टली हम लेजर मीडियम की तरह यूज करते हैं। तो अगर गैस है मीडियम हमारा एक्टिव मीडियम, तो गैस लेजर हो जाएगा, उसको हम गैस लेजर कह देंगे। तीसरी बात, अगर हमारे पास केमिकल्स है एक्टिव मीडियम, केमिकल, तो हमारे पास केमिकल लेजर हो जाएगा। अगर एक्टिव मीडियम हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से भी लाइट इमिट होती है, हमने पढ़ा था एलईडी, तो लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल से भी हम लेजर लाइट इमिट करा सकते हैं। तो हमारा पास क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर लेजर हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन एक्टिव मीडियम हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे गैस लेजर्स होते हैं। गैस लेजर भी कई तरह के होते हैं, क्योंकि गैस हमारे पास कई फॉर्म में होती है। एटॉमिक गैस होती है तो एटॉमिक लेजर हो गए, और मॉलिक्यूलर गैस होती है तो मॉलिक्यूलर लेजर हो गए। ठीक है, तो गैस की स्पेसीज किस तरह की, आयनिक गैस होती है तो आयनिक लेजर हो गए। तो हमारे पास इतनी बहुत सारे तरीके के ये लेजर होते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें जो सिलेबस में पढ़ना है, एक तो सॉलिड स्टेट लेजर पढ़ना है और एक गैस लेजर पढ़ना है। इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट लेजर में देखिए, पहले हमारे पास जो लेजर है वो है रूबी लेजर। कौन सा, रूबी लेजर। तो चलिए, थ्योरी में इसकी लिखा चुका हूँ आपको, फटाफट से मैं इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करता हूँ। रूबी, अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये रूबी किसी लड़की का नाम है। अरे ढांडू लड़की का नाम नहीं है। रूबी इज ए सिंथेटिक क्रिस्टल। ये होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल मिक्स्ड विद सम इम्प्योरिटी ऑफ क्रोमियम आयंस। ठीक, तो क्या है हमारे पास कि ये जो रूबी है, इस रूबी का ये नाम है, रूबी क्या है, ये एक सिंथेटिक क्रिस्टल है, सिंथेटिक क्रिस्टल। और इस क्रिस्टल की क्या संरचना है कि इसमें एक तो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और उसमें क्रोमियम की जो है इम्प्योरिटी मिली होती है। इस क्रोमियम की जो इम्प्योरिटी होती है वो लगभग 0.05%
इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। तो जब हम इसमें इस इम्प्योरिटी को मिला देते हैं तो ये क्या बनता है कि ये जो क्रोमियम आयन है यहाँ से एल्युमिनियम्स के जो कुछ एटम्स हैं उनको रिप्लेस कर देता है और उनकी जगह पे अपनी जगह अपना स्थान बना लेता है। तो बना क्या देता है, ये बना देता है Cr2O3 प्लस एल्युमिनियम के कुछ आयन जो है हमारे पास ये अलग हो जाते हैं। तो ये चीज बनती है। जब ये चीज बन जाती है तो ये तो हमारे पास हो जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, होस्ट मीडियम कहते हैं इसको। तो हम ये तो होस्ट था, बट एक्टिव मीडियम हमारे पास बन जाता है ये क्रोमियम का आयन। ये तो हमारे पास ये जो होता है क्रोमियम का आयन, ये क्रोमियम के आयन हमारे पास एक्टिव मीडियम लेजर के अंदर बन जाते हैं। तो ये तो इसका जो है मटेरियल होता है। ये रूबी है, इसका कलर डिपेंड करता है क्रोमियम की कितनी इम्प्योरिटी हमने मिलाई है, बट मोस्ट लाइकली जो इसका कलर होता है तो पिंक होता है और रेड होता है। ये इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है। इम्प्योरिटी की अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो कलर रेड हो जाएगा, बट एट दिस इम्प्योरिटी की इस कंसंट्रेशन पे इसका जो कलर है वो थोड़ा सा पिंक होता है, रूबी क्रिस्टल का। ठीक है, तो रूबी डज नॉट मीन इट्स नेम ऑफ गर्ल, बट इट इज द सिंथेटिक क्रिस्टल जिसका हमें लेजर बनाना है। तो ये तो लेजर का बेसिक था कि इस लेजर के अंदर होता क्या है। अब बात करते हैं हम इसकी कंस्ट्रक्शन। तो रूबी लेजर की अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, देखिए भाई इसमें क्या होता है कि लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर लंबी, डिपेंडिंग अपॉन द यूज, हमें यूज कहाँ करना है लेजर, किस पर्पज से हमें लेजर बनाना है, उस पर डिपेंड करती है इसकी लेंथ और डायमीटर। उसी पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम आयंस। तो डिपेंडिंग अपॉन द लेजर हम मान सकते हैं कि 5 से 10 सेंटीमीटर की लेंथ की इस तरह की इस रूबी क्रिस्टल की रॉड होती है। सिलिंड्रिकल फॉर्म में इसको हम काट लेते हैं, बेलन की फॉर्म में इसको हम काट लेते हैं। कितनी इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ रॉड की 5 to 10 सेंटीमीटर रखी जाती है और इसका जो डायामीटर है ये 0.5 to 1 सेंटीमीटर रखा जाता है। 0.5 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर इसका ये डायामीटर, ये और लेंथ इसकी 5 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। अब क्या करते हैं कि हमें रेजोनेंट कैविटी, ये तो हमारे पास एक्टिव मीडियम हो गया, जो 3 चीजें मैंने बताई थी उसमें से पहली चीज तो ये हो गई, ये एक्टिव मीडियम हो गया हमारे पास रूबी की रॉड। दूसरा जो हमारे पास चाहिए, हमें चाहिए रेजोनेंट कैविटी। तो रेजोनेंट कैविटी बनाने के 2 तरीके, या तो हम क्या करते हैं कि कहीं कहीं जो पुराने जो लेजर बनते थे, जब शुरू में जो बने थे, इसका जो है इन्वेंशन किया था टी.एच. मेमन ने। टी.एच. मेमन ने, और ये 16 मई 1961 को इन्वेंट हुआ था लेजर, बाई इन्वेंशन इसका किया था टी.एच. मेमन ने। ठीक है, तो जब उस टाइम पर जो लेजर बनाया था उसमें क्या था कि जो कैविटी बनी थी वो कैविटी 2 प्लेन मिरर इस तरह से रखे थे, इसके 2 इस तरह से प्लेन मिरर मतलब पीछे से इस तरफ से पॉलिश थी, इस तरफ उनका फेस था, दोनों को इस तरह फेस करके रखा हुआ था और उनके बीच में ये रूबी की रॉड ऐसे रखा दी थी इस तरह से। लेकिन आजकल जो हमारे पास मॉडर्न लेजर बन के आ रहे हैं उनमें क्या करते हैं कि उसमें जो रूबी की जो रॉड है ना, इसी रॉड के ये जो एंड है, इन एंड को ग्रिंड करके परफेक्टली पैरेलल कर देते हैं एक दूसरे के, ग्रिंड करते हैं, फिर सिल्वर कोटिंग या पॉलिश कर दी जाती है इन पर, तो ये रिफ्लेक्टर बन जाते हैं। इसमें से क्या किया जाता है, जो एक एंड है इसका पीछे वाला, इसको तो 100% रिफ्लेक्टिंग रखा जाता है, और जो दूसरा एंड है इसको पार्शियली रिफ्लेक्टिंग रखा जाता है। पार्शियली रिफ्लेक्टिंग यानी कि ये 100% रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या है कि यहां से तो लाइट निकल ही नहीं सकती किसी भी कीमत पर। इसको पर 95% रिफ्लेक्टिंग मान लो, हम 95 to 97% रिफ्लेक्टिंग इसको रखा जाता है, ताकि जब बीम जो है बिल्डअप हो जाए इसके अंदर लाइट की, तो वो इस पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर आ सके, क्योंकि उस लाइट को बाहर भी तो लाना है। तो अगर दोनों को परफेक्टली बना देंगे हम रिफ्लेक्टिंग, तो इनसे लाइट जो बाहर नहीं आएगी। तो ये जो हमारा एंड है ये 100% रिफ्लेक्टिंग, और ये वाला एंड हम बनाते हैं ओनली पार्शियली रिफ्लेक्टिंग। ये रेजोनेंट कैविटी बन गई इसकी। अब बात करते हैं इसकी पंपिंग के लिए। तो इसकी पंपिंग के लिए हम क्या करते हैं, हेलिकल जिनोन की फ्लैश ट्यूब इस पूरी रॉड पर लपेट दी जाती है।
वो फ्लैश लैम्प क्या करती है कि जैसे ही उसको हम वोल्टेज देते हैं, जैसे ही उसको हम पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो उस फ्लैश ट्यूब के अंदर जीनोन गैस भरी होती है। जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज जीनोन गैस के अंदर होता है तो जीनोन गैस में से लाइट की फ्लैशेस प्रोड्यूस होती हैं। व्हाइट लाइट की फ्लैशेस प्रोड्यूस होती हैं बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की, हम कहें 1 मिली सेकेंड के ऑर्डर की फ्लैशेस वहां से प्रोड्यूस होती हैं। वो फ्लैश इस रॉड पे पड़ती हैं। उन फ्लैशेस में से कुछ सर्टेन एनर्जी को इस रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट में, क्रोमियम के जो आयन होते हैं, वो आयन उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वहां से लेजर की जो है वर्किंग स्टार्ट होती है। तो वर्किंग पे आऊंगा मैं, तब बताऊंगा सारी बातें। तो अभी इसमें क्या है, इसमें हम इसकी जो है पंपिंग करने के लिए जीनोन की फ्लैश लैंप इस पर लपेट देते। तो जीनोन की फ्लैश लैंप इस पर लपेट दी। चलिए मैं बना देता हूँ। आर्ट मेरी थोड़ी सी ऐसी है हल्की फुल्की, तो आप लोग देखिएगा सही तरह से। इस तरह से इस पूरी रॉड पर क्या होता है, जीनोन की ये क्या है हमारे पास, ये हेलिकल जीनोन फ्लैश लैंप है। हेलिकल जीनोन गैस इसके अंदर भरी होती है, जीनोन फ्लैश ट्यूब इस रॉड के ऊपर लपेट दी जाती है इसकी पंपिंग करने के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है। ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोड होते हैं। इसका एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। इन इलेक्ट्रोड्स पे हम क्या करते हैं, हम पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं। जैसी पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे हम, ये फ्लैश लैंप से लाइट की फ्लैशेस प्रोड्यूस होंगी और वो फ्लैशेस जैसी इस रॉड पे पड़ेंगी तो वहां पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी एब्जॉर्प्शन और एमिशन की। तो यहाँ पर ये क्या है हमारी, ये पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई बन गई, ये बन गया हमारा अरेंजमेंट लेजर का। ठीक, अब करते क्या है, अब ये करते हैं कि इस पूरे सिस्टम को एक ग्लास की ट्यूब के अंदर रख दिया जाता है ताकि ये सुरक्षित रहे। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से इसको एक ग्लास की ट्यूब के अंदर पूरे सिस्टम को इस तरह से रख दिया जाता है। ये बन गया हमारे पास रूबी लेजर। इसमें भी क्या करते हैं हम कि भाई यहाँ पर क्या है, सॉलिड स्टेट मीडियम है। जब इस पर लाइट पड़ती है रॉड पे तो रॉड गर्म हो जाती है। भाई लगातार इस पर लाइट पड़ रही है, लगातार इस पर फ्लैशेस पड़ रही हैं लाइट की, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट के जाने के बाद ये रॉड हमारी खराब हो सकती है। तो उसके लिए यहाँ पर एक कूलिंग सिस्टम और बना दिया जाता है। इधर से हमें कोई कूलेंट, ठंडा पानी हो सकता है, वो कूलेंट हम इसके अंदर भेजते हैं और इधर से वो जो है कूलेंट बाहर आ जाता है गर्म होकर। यानी कि यहाँ जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस हीट को एब्जॉर्ब करके वो बाहर आ जाता है। यहाँ से हमारी क्या निकलती है, लेजर की लाइट इमिट होती है। तो ये तो थी कंस्ट्रक्शन रूबी लेजर की। इस तरह का हमारे पास रूबी लेजर होता है। ये क्या है, ये हमारे पास रूबी की रॉड है। डायमेंशन इसकी लेंथ और डायमीटर ये लिखी हुई है ऊपर। ये ग्लास एनवलप है हमारे पास, ग्लास एनवलप। ये जीनोन की फ्लैश लैंप है। ये इलेक्ट्रोड हो गया हमारे पास, एक कैथोड एक एनोड। ठीक है, अब ये कूलिंग सिस्टम हो गया हमारे पास। और ये जो थी ये जीनोन की फ्लैश लैंप, और ये हमारे पास रेजोनेंट कैविटी बन गई। तो ये 100% रिफ्लेक्टिंग एंड हो गया इसका, और ये वाला एंड हो गया इसका पार्शियली रिफ्लेक्टिंग। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं वर्किंग की। ठीक है, तो मैं ऊपर का हिसाब किताब ये मिटा देता हूं। ये कंस्ट्रक्शन, हमें ये भी डायग्राम मिटाना पड़ेगा अभी, तो एक बार और देख लीजिए। मैं इसको भी मिटा रहा हूं, फिर इसका हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना के वर्किंग समझते हैं फटाफट। तो इस लेजर में
क्या होता है, जो लेजर की एक्शन होती है वो क्रोमियम के आयंस के बीच के लेवल में होती है, एनर्जी लेवल्स में। और क्रोमियम के जो एनर्जी लेवल है उनमें मोस्टली हमारे पास 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड एनर्जी स्टेट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक बैंड होता है जिसमें 2 एनर्जी स्टेट्स होती हैं। मैंने मान लिया इसको ये E1 है और ये E2 है। और उसके बाद एक बैंड यहाँ पे होता है, इसमें भी हमारे पास 2 क्लोजली स्पेस लाइन होती हैं एनर्जी की, ठीक है। इनको मैंने मान लिया है, चलो इसको मैंने F2 और F1 मान लिया है। यहाँ पे क्या है, ग्राउंड स्टेट। तो हमें ये पता है कि जनरली जो हमारे आयंस होंगे वो ग्राउंड स्टेट में होंगे। जिनोन की फ्लैश लैंप से हमारी से जो है व्हाइट लाइट इमिट होती है। इस व्हाइट लाइट में 7 फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिनमें से 2 फ्रीक्वेंसी ब्लू कलर की लाइट और ग्रीन कलर की लाइट। ये ग्रीन कलर की लाइट होती है 5500 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसकी वेवलेंथ होती है, और ब्लू की जो है 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसकी वेवलेंथ होती है। तो ये जो 2 लेवल है हमारी, ये एक्साइटेड स्टेट होती हैं, क्रोमियम आयन की एक्साइटेड स्टेट्स। और ये जो 2 स्टेट होती हैं ये मेटास्टेबल स्टेट होती हैं, मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है। तो जब फ्लैश लैंप से ये लाइट पड़ती है तो इसमें से क्या करती हैं कि ये ब्लू और ग्रीन वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उस एनर्जी को ये क्रोमियम के आयन हमारे एब्जॉर्ब करते हैं उस व्हाइट लाइट में से, केवल ब्लू और ग्रीन की एनर्जी को, यानी कि 5500 एंगस्ट्रॉम और 4000 एंगस्ट्रॉम की कंपैरिजन उसमें उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी है ये E1 और E2। तो यहाँ से क्या करते हैं, जैसे ये मान लिया पंपिंग की एनर्जी आई है, ये पंपिंग की एनर्जी कंटेन करी हुई है इन दोनों वेवलेंथ को, तो इसमें से इन दोनों वेवलेंथ को हमारे जो क्रोमियम के आयन है वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और एब्जॉर्ब करने के बाद इन एक्साइटेड स्टेट्स में वो पहुंच जाते हैं इस एनर्जी को लेके। तो ये वाला जो ट्रांजिशन है ये हमारा 4000 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का होगा। ये जो है ये 5500 एंगस्ट्रॉम की करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ पे ट्रांजिशन होगा। इन दोनों लेवल से तुरंत यहाँ पर कितनी देर रुक सकते हैं, हमने बताया था 10⁻⁸ सेकंड इसका यहाँ पर टाइम है। तो 10⁻⁸ सेकंड यहाँ से तुरंत खत्म करने के बाद ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन स्टेट्स में वापस आ जाते हैं। और यहाँ पर जब वापस आते हैं तो ये बहुत फास्ट आते हैं, कोई रेडिएशन इमिट नहीं करते। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। ये कैसा है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है, यहाँ पर कोई रेडिएशन इमिट नहीं होगा। ये मेटास्टेबल स्टेट्स है, यहाँ पर जो लाइफ टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा 10⁻³ सेकेंड तक एटम रुक सकते हैं। यहाँ से हम लगातार इसको पंप कर रहे हैं तो ये एटम क्या करेंगे, इस स्टेट से सीधे यहाँ इस स्टेट पर जाके एक्यूमुलेट होते रहेंगे, यानी कि यहाँ पर ये इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू कर देंगे तो बहुत तेज़ी से क्या होगा कि एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि इस लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो कम हो जाएंगे और इस लेवल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही इस लेवल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो कोई भी चांस स्पॉन्टेनियस इमिशन हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि जितनी देर हमें लगी यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने में उतनी देर में 10⁻³ सेकेंड जो पहले पहुँचा था इलेक्ट्रॉन उसका टाइम खत्म हो गया और वो नीचे लौट के आएगा। तो जब वो नीचे लौट के आएगा तो लाइट इमिट करेगा। अब वो लाइट क्या है कि हमने कैविटी बनाई हुई थी, वो उसी कैविटी के अंदर घूमेगा। जब कैविटी के अंदर यहीं पर वो घूमेगा तो ऊपर वाले जो हमारे इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस फोटोन को इमिट करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर से री इमिट कर देते हैं। तो एक के बदले 2 इमिट करेंगे, फिर उन दोनों को कोई 2 इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे, उनके बदले 4 फोटोन इमिट करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर हमारी चेन रिएक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से जब ये लौट के आएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन, तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लौट के आएंगे तो लेजर की लाइट इमिट करेंगे। ये जो वेवलेंथ इमिट होगी, ये वाली वेवलेंथ से इमिट होगी लाइट 6943 एंगस्ट्रॉम, 6943 एंगस्ट्रॉम। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो लगभग 14 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इन दोनों लेवल के बीच में डिफरेंस होता है। और ये जो लाइट इमिट होगी, ये लाइट इमिट होगी 6929 एंगस्ट्रॉम के आसपास की, ठीक है। तो जो मोस्ट डोमिनेंट लाइट होती है वो हमारे पास ये होती है और इसी को हम कहते हैं कि ये लेजर लाइट इससे इमिट हो रही है। इस लेजर लाइट में 6943 एंगस्ट्रॉम ये हमारे पास वेवलेंथ इमिट होती है रूबी लेजर से। ये क्या है, एक डीप रेड कलर की लाइट है, डीप रेड कलर, गहरे
लाल रंग की, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ हमें पता है 7000 एंगस्ट्रॉम होती है, तो ये 7000 के आसपास ही है। तो डीप रेड कलर की लाइट इस लेजर से प्रोड्यूस होती है। तो ये थी सारी कहानी रूबी लेजर की। उम्मीद है समझ में आई होगी। चलिए हम अगले लेजर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस अगले लेजर में ही है, बस लेजर एनर्जी लेवल डायग्राम उसका अलग हुआ, कंस्ट्रक्शन उसमें अलग होगी। तो हमारे पास अगला जो लेजर है वो गैस लेजर है। ये कैसा लेजर था? सॉलिड स्टेट लेजर था। इसमें कितने एनर्जी लेवल थे? 3 एनर्जी लेवल थे। अगला जो लेजर है, हाँ इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि इससे जो लाइट हमें मिलती है वो पल्स मिलती है, कंटिन्यूअस वेव नहीं मिलती, यानी कि लगातार लाइट नहीं मिलती है, बल्कि पल्स मिलती हैं। और उन पल्स की जो और टाइम पीरियड होता है वो लगभग 1 मिली सेकेंड के ऑर्डर की पल्सेस हमें मिलती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर की पल्सेस मिलती हैं। 10 की पावर 12 वाट के अराउंड इन पल्सेस की पावर होती है। तो फ्लैशेस मिलती हैं लाइट की हमें 1 मिली सेकेंड के ऑर्डर में, यानी कि 1 सेकेंड में 10 की पावर 3 पल्सेस प्रोड्यूस होंगी, इतनी पावर की। तो यहाँ से पल्स मिलती है। पल्स मिलने का रीजन ये है कि जो 3 लेवल लेजर्स होते हैं उनमें हमेशा क्या होता है कि यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन कंटिन्यूअसली नहीं बना रहता है। एक बार पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ, लाइट एमिट हुई, एटम नीचे आए, फिर से पॉपुलेशन इन्वर्जन खत्म हो गया। दोबारा पॉपुलेशन इन्वर्जन जब तक नहीं होगा तब तक फिर लाइट एमिट नहीं होगी। तो वो दोबारा पॉपुलेशन इन्वर्जन में 1 मिली सेकेंड का वक्त लग जाता है, इसलिए 1 मिली सेकेंड के बाद फिर दूसरी फ्लैश प्रोड्यूस होगी, फिर 1 मिली सेकेंड के बाद फिर दूसरी फ्लैश प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये लाइट फ्लैशेस के रूप में प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं दूसरा हमारे पास हीलियम नियॉन लेजर। तो हीलियम नियॉन लेजर, इसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं हीनी लेजर। ठीक है, हीनी लेजर में क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, ये पहली बात तो गैस लेजर है, इसमें गैस है एक्टिव मीडियम। तो एक्टिव मीडियम इसमें क्या है? एक्टिव मीडियम हमारे पास इसमें हीलियम और नियॉन गैस का मिक्सचर है, जो एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरा होता है। इसलिए मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, कंस्ट्रक्शन उसी से समझेंगे। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है इस तरह की हमारे पास। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या होता है, ये मिक्सचर भरा होता है हीलियम प्लस नियॉन का। यहाँ पर हीलियम प्लस नियॉन गैस का मिक्सचर, एटॉमिक गैस होती हैं ये दोनों, एटॉमिक गैस का मिक्सचर भरा होता है अबाउट रेशियो 10.1। कहीं कहीं किताब में आपको 7.1 लिखा मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये रेशियो जो लिया जाता है 10:1 लिया जाता है। तो 10:1 के रेशियो में यहाँ पर, यानी कि 10 एटम अगर हीलियम के हैं तो उनमें 1 एटम नियॉन का होगा। इस रेशियो में गैस यहाँ पर भरी जाती है। इन दोनों गैसों का प्रेशर जो होता है वो प्रेशर भी क्या होता है कि हीलियम का रखा जाता है अप्रोक्सीमेटली 1 टॉर और नियॉन का रखा जाता है 0.1 टॉर। क्योंकि नियॉन तो वैसे ही भारी गैस होती है, इसलिए उसको प्रेशर कम प्रेशर पर रखा जाता है, हीलियम को हाई प्रेशर पर रखा जाता है। इसके दोनों इन एंड्स को यहाँ पर क्या करते हैं हम, रेजोनेंट कैविटी बना देते हैं, यानी कि इनको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देते हैं। या हम कहें कि इस जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, इस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों ओर हमने पैरेलल रेजोनेंट कैविटी बना दी, 2 पैरेलल मिरर हमने रख दिए एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए। तो इसमें से एक एंड हमारा 100% रिफ्लेक्टिंग होगा जैसा पिछले में था, और दूसरा जो एंड है हमारा वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होगा, यानी कि आंशिक, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग आंशिक रिफ्लेक्टिंग, यानी ये 95% के अराउंड मान लेते हैं हम इसको। और क्या होगा इसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक कैथोड कहेंगे हम, एक को एनोड कहेंगे। इन कैथोड और एनोड के बीच में यहाँ पर हम हाई वोल्टेज जनरेटर लगाएंगे, जिससे इसको हमें हाई वोल्टेज एनर्जी देनी है।
पिछले वाले लेजर में हमने देखा था कि हम जो पंपिंग कर रहे थे वो ऑप्टिकल पंपिंग थी, यानी कि हम लाइट से पंप कर रहे थे। इस जगह पे हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग कर रहे हैं इस लेजर में। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेंगे इस ट्यूब के अंदर गैस के थ्रू, और उन इलेक्ट्रॉन से एनर्जी मिलेगी गैस के एटम्स को। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है हीलियम नियॉन लेजर की। ठीक है, क्या होता है इसमें, एक ये डिस्चार्ज ट्यूब, ये क्या है हमारी, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब इसको बोलते हैं। ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया इनमें से। ठीक है, कैथोड एनोड हो गए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गए, और बीच में इसमें क्या भरा हुआ है, हीलियम और गैस का मिक्सचर भरा हुआ है। तो बस इतनी सी इसकी कंस्ट्रक्शन है, बहुत आसान सी। अब हम इसकी बात करते हैं वर्किंग की। तो वर्किंग की अगर इसकी बात करें तो इसमें 4 एनर्जी लेवल डायग्राम होते हैं, यानी कि इसमें चार एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिसमें से एटम, हीलियम के एटम्स का एनर्जी लेवल अलग होगा। तो ये हीलियम के मैं बना रहा हूँ अभी, तो हीलियम की ये ग्राउंड स्टेट है, मान लिया E0, और यहाँ पर या इसको मान लेते हैं हम F0। इसके बाद इसकी 2 F3 और F5 इनके बीच में भी होती हैं स्टेट्स, बट ये F3 और F5 ये 2 जो स्टेट है हीलियम की, ये हीलियम का बना रहे हैं हम, ये मेटा स्टेबल स्टेट होती है। होता क्या है कि जब डिस्चार्ज ट्यूब को हम हाई वोल्टेज, जो हमने अभी बनाया था डायग्राम, उसमें जो एनोड कैथोड पे हमने वोल्टेज लगाई थी वो 10 किलोवाट के ऑर्डर की वोल्टेज, हम उसमें 10 किलो वोल्ट के ऑर्डर की, जब उसमें जो है हम पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल लगाते हैं उस पर, उस इनिशियल पोटेंशियल से क्या होता है कि जो उसके कैथोड और एनोड पर इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन गैस के थ्रू डिस्चार्ज होते हैं, यानी कि गैस के थ्रू मूव करते हैं हाई एनर्जी पे। जो गैस भरी हुई थी मीडियम में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जब उस गैस में होके इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पे मूव करेंगे तो वो क्या करेंगे कि उसमें भरी हुई गैस के जो एटम्स हैं उन एटमों से टकराएंगे। एटम भी किसके जाना है, हीलियम के जाना है। हीलियम के 10 हैं, उनमें नियोन का 1 एटम है। तो ज्यादातर जो कॉलिजन होगा वो किससे होगा, हीलियम के एटमों से होगा। तो हीलियम के एटम जो एनर्जी गेन करेंगे उन इलेक्ट्रॉनों से, जब वो इलेक्ट्रॉन गैस के थ्रू मूव करेंगे तो हाई एनर्जी होगी उनके पास, क्योंकि हाई पोटेंशियल हमने लगाया उस पर। उस हाई एनर्जी में से कुछ एनर्जी वो हीलियम के एटमों को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो हीलियम के एटम उस एनर्जी को लेके इन 2 मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच जाते हैं यहां से। क्योंकि नियोन के एटम भारी होते हैं, नियोन के एटम जो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी से अपनी एक्साइटेड स्टेट से, अपनी मेटाबल स्टेट तक नहीं पहुंच पाते। इनसी कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि इसकी ये जो 2 स्टेट्स हैं, इसमें से इसकी एनर्जी लगभग 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और इसकी एनर्जी 19.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। इन्हीं के करस्पॉन्डिंग नियोन की भी मेटास्टेबल स्टेट होती हैं 2। तो ये जो 2 नियोन की मेटास्टेबल स्टेट्स हैं, ये इन्हीं के करस्पॉन्डिंग एनर्जी की होती हैं, लगभग थोड़ी सी इससे कम। ठीक है, 20.6 है, ये 20.64 है, तो 20.62, ये 18.7 के आसपास होती है, यानी कि बिल्कुल इनके करस्पॉन्डेंस में नियोन की। और ये नियोन की ग्राउंड स्टेट है। अब क्या होता है कि नियोन में 2 स्टेट और होती हैं, एक यहाँ पर होती है इसके बीच में, एक यहाँ पर, और एक स्टेट और ये होती है। तो ये नियोन का एनर्जी लेवल डायग्राम है हमारे पास। तो ये हीलियम के एटम क्या करते हैं, एनर्जी इलेक्ट्रॉन से लेते हैं और अपनी मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच जाते हैं। लेकिन सॉलिड की तरह नहीं है, यहाँ तो गैस है तो इलेक्ट्रॉन फ्री है। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद भी वो कहीं भी घूम सकते हैं। तो जब कहीं भी घूम सकते हैं तो वो क्या करेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन हैं जो मेटास्टेबल स्टेट में पहुंचे हैं हीलियम के, ये हीलियम के एटम नियोन के ग्राउंड स्टेट के एटमों से टक्कर करते हैं और अपनी एनर्जी इनको ट्रांसफर करके वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। ये स्पॉन्टेनियस इमिशन करके ग्राउंड स्टेट में नहीं आएंगे, ये ग्राउंड स्टेट में आएंगे क्या करके कि ये अपनी एनर्जी इन एटमों से कॉलिजन के टाइम, ये एनर्जी एक्सचेंज, यहां पे मैं लिख देता हूं, एनर्जी एक्सचेंज ड्यूरिंग कॉलिजन। तो ये जो हीलियम के एटम है नियोन के ग्राउंड स्टेट के एटमों से टक्कर करते हैं, कॉलिजन करते हैं और अपनी एनर्जी को इन्हें ट्रांसफर कर देते हैं। इस एनर्जी को लेके जो नियोन के एटम है वो इन 2 लेवलों में पहुंच जाते हैं। और ये दोनों लेवल कैसे हैं, ये दोनों लेवल मेटास्टेबल स्टेट है।
तो मेटास्टेबल स्टेट होने के कारण यहाँ पर एटम बढ़ते रहेंगे, ज़्यादा देर तक रुकेंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगा। जैसी पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लौट के इन एनर्जी स्टेट्स में आएंगे इस तरह से। तो ये 3 ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है। जब ये यहाँ से यहाँ लौट के आएगा तो ये 3.39 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ इमिट करेगा लाइट की। यहाँ से इसमें जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये 6328 एंगस्ट्रॉम की लाइट इमिट करेगा। 6328 एंगस्ट्रॉम की ये जो लाइट है, ये डीप रेड कलर की लाइट है, ये डोमिनेंट होती है और यही हमारे पास लेजर के रूप में हमें लाइट मिलती है जब ट्रांजिशन इस लेवल से इस लेवल में होता है। चलो मैं लेवलों को दे दूं, इसको E0, इसको E3, इसको मैंने E का E4, चलिए E5 कह दिया, ठीक है। ये E1, ये E2 और ये E4। तो जब E5 से E2 में इलेक्ट्रॉन आता है तो वो 6328 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी इमिट करता है और यही एनर्जी हमारी लेजर की एनर्जी होती है जो डोमिनेंट होती है। होती भी तो और भी बहुत सारी वेवलेंथ इसमें इमिट होती है। यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन भी होगा, तो बहुत सारी यहाँ से ट्रांजिशन होता है तो यहाँ पे भी 1.15 माइक्रोमीटर की लाइट इमिट होती है। 1150 एंगस्ट्रॉम की, यहाँ 3390 एंगस्ट्रॉम की लाइट इमिट होती है। बट इन लाइट्स का इस इमिशन का जो रेट है वो इससे कम है। तो डोमिनेंट ये है, तो हमें जो लेजर की लाइट मिलती है वो ये वाली लाइट हमें मिलती है। वैसे भी विजिबल रीजन में है ये दोनों विजिबल रीजन में नहीं है। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जब ये एटम्स आते हैं तो यहाँ पर एक स्पॉन्टेनियस इमिशन भी होता है। ये कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। ये स्पॉन्टेनियस इमिशन अप्रोक्सीमेटली 600 एंगस्ट्रॉम पे होता है। 600 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की लाइट यहाँ से स्पॉन्टेनियस इमिशन की इमिट होती है। तो ये लेजर की लाइट नहीं, लेजर की लाइट तो स्टिमुलेटेड इमिशन में। तो स्टिमुलेटेड इमिशन यहाँ पर ये 3 ट्रांजिशन स्टिमुलेटेड इमिशन के दिखा रहा हूँ मैं इसमें। तो ये तीनों ट्रांजिशन लेजर ट्रांजिशन है, बट डोमिनेंट कौन सा होता है इसमें से, अधिक कौन सा होता है, अधिक होता है 6328 एंगस्ट्रॉम वाला, ठीक है। तो ये लाइट इससे हमें मिलती है। इसके बाद यहाँ से एटम क्या करते हैं, इसकी जो डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारें हैं उनके साथ कोलिजन करते हुए वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं और यहाँ पर रेडिएशन लेस होता है ट्रांजिशन। यहाँ पर ये अपनी एनर्जी इमिट नहीं करते, बल्कि उस एनर्जी को ये दीवारों के साथ कोलिजन में खत्म कर देते हैं। तो कोलिजन होता है ना, टक्करें, दीवार जो डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब की बाउंड्री से इसकी टक्करें होती हैं और वहां पर ये क्या करते हैं, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन करते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग रहती है हीलियम नियॉन लेजर की। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आ गए होंगे दोनों लेजर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। इससे अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे एप्लीकेशंस ऑफ लेजर, क्या लेजर के एप्लीकेशंस हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो थोड़ा सा आज एनर्जी भी कम नज़र आ रही होगी आपको, तो आप लोगों की मुझे चिंता है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं लेके आया वीडियो आपके लिए। आप लोग भी उसी तरह से मेरे साथ अपना कर्तव्य निभाते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए कंटिन्यूसली और सीखते रहिए चीज़ों को इजी वे में। तो चलिए मुलाकात करते हैं हम आपसे अगली वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ लेजर के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, ठीक है। मिलते हैं। ओके, थैंक यू।